अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान का कौमी खेल तो हॉकी है, लेकिन हॉकी से ज़्यादा हमारी कौम में जिस खेल का क्रेज़ है वो है क्रिकेट। और बड़े बूढ़े तो यूँ भी कहते थे कि क्रिकेट जो है वो सिर्फ़ एक खेल नहीं है, वो जुनून है। और पाकिस्तान ने दुनियाई क्रिकेट में एक बड़ा मकाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दुनियाई क्रिकेट में एक बड़ा मकाम पैदा किया। और पाकिस्तान ने बड़े बड़े प्लेयर्स दुनियाई क्रिकेट को दिए। और पाकिस्तान का हमेशा से जो एक मजबूत पहलू, एक मजबूत शोबा रहा, वो रहा पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग। और उसी फास्ट बॉलिंग का तसलसल जो वसीम अकरम, वक्कार यूनुस, शुएब अख्तर इस सूरत में चला आ रहा था। और आज उसी सिलसिले के एक पर्सनैलिटी, एक फ़ास्ट बॉलर, एक यंग फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरे साथ हमारी पॉडकास्ट में इस वक्त मौजूद हैं मीर हमज़ा साहब। हमज़ा भाई, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ताला। आप कैसे हैं? ठीक जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले कि आपने जो है वो अपना कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। और मीर हमज़ा को जो है वो सब लोग स्क्रीन पर देखते हैं, और देखते हैं माशाल्लाह कि एक टॉल फास्ट बॉलर और एग्रेसिव फास्ट बॉलर जो है वो बॉलिंग कर रहा है स्क्रीन पे, बड़ा अच्छा लगता है। ये तो स्क्रीन पर तो सब देख रहे होते हैं, कुछ बैक स्क्रीन भी चीज़ें होती हैं, स्ट्रगल होती हैं, हर्डल्स होती हैं। तो आप वो कुछ शेयर करना चाहें कि किस तरह से आपने अपनी अर्ली क्रिकेट कंटिन्यू की, और किस तरह से जो है एक टेप बॉल क्रिकेट, गली क्रिकेट, क्लब क्रिकेट से जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट तक का सफ़र ये जो आपने तय किया, तो कोई ये इसकी जर्नी आप शेयर करना चाहें? मेरे ख्याल से आप किसी भी क्रिकेटर से पूछेंगे या हम्म। कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, तो टैलेंट तो उनमें होता है। बिल्कुल। क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए ख़ास तौर पर सबसे पहले आपको टैलेंट चाहिए होता है। बिल्कुल। उसके बाद फिर आपकी स्ट्रगल शुरू होती है, हम्म। आपका हार्ड वर्क शुरू होता है। जिस तरह आप ऊपर आते रहते हो, सही। आपका कंपटीशन और ज़्यादा टफ होता रहता है, ज़ाहिर बिल्कुल। है। तो मेरी भी अगर मैं सच बताऊं तो मैंने एकेडमी में जब एकेडमी ज्वाइन की थी, सही। तो मेरा कोई इस तरह का ख्वाब नहीं थे कि मैं आगे जाऊंगा, पाकिस्तान अच्छा। को रिप्रेजेंट करूंगा। और मैंने शौकिया स्टार्ट की क्योंकि मैं टेप बॉल खेलता था, मुझे हार्ड बॉल खेलने का शौक था। हम्म। लेकिन उसके बाद हमारे जो बड़े हैं, कराची के बड़े हैं, हमारे क्लब के बड़े हैं, जी। आज़म भाई, जी। उन्होंने मुझे देखा एकेडमी में। सही। तो उन्होंने मुझे अपनी जोन 6 की अंडर 17 टीम में वो पिक किया। सही। तब से मेरी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुई। फिर अंडर 17, फिर अंडर 19, फिर हम्म। कराची में अंडर 19 की टीम में मेरा नाम आया। सही। फिर 2012 का जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप था, हम्म। उससे पहले मैंने कोई शायद 51-52 विकेटें ली। पाकिस्तान में माशाल्लाह। सेकंड टॉप किया था। टॉप पे हमारे एक लेफ्ट आर्म स्पिनर होते थे, फवाद खान, सही। उसने टॉप किया था। तो वहाँ से फिर मुझे एशिया कप में टीम में सेलेक्ट किया। फिर वहाँ से वर्ल्ड कप के लिए खेलने चला गया। सही। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फिर पाकिस्तान है, फिर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान टीम में पहुँचा दिया। सही। अच्छा हमजा भाई, आपने अभी जिक्र किया पाकिस्तान क्रिकेट क्लब जोन 6 का जिक्र किया। आपने अपनी मोस्टली क्रिकेट वहीं पर ही खेली है, तो बिलाखिर ये ख़जाना जो है वो आज़म भाई ला कहाँ से रहे कि सरफराज अहमद, अनवर अली, मीर हमज़ा, रोमान रईस, सऊद शकील के एक के पीछे एक स्टार, और अभी रिसेंटली भी देखा जाए तो साइम अयूब, उमैर बिन यूसुफ, जोन 6 पाकिस्तान सीसी। तो क्या राज क्या है इसके पीछे? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आय होती है हम्म। क्रिकेटर्स को देखने की। मेरे ख्याल से आज़म भाई उनमें से एक हैं जो सही। जिनको पता है कि ये क्रिकेटर आगे जाके कितने ऊपर लेवल पे खेल सकता है। हम्म। तो हम जितने भी प्लेयर हैं, सही। सरफराज भाई, अनवर अली, और एक रमीज़ राजा जूनियर थे, अभी वो यूएसए में खेल रहे हैं, सही। असद भाई, असद शफीक हो गए। बिल्कुल। उसके बाद फिर हम आ गए थे, मैं, रुमान रईस, और फिर सऊद शकील, उमैर यूसुफ। तो सही। ये हम सब पीसीसी से ही खेलते हैं। ठीक है। और मेरे ख्याल से कराची का सबसे बड़ा क्लब भी है। और अगर यूं कहा जाए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिल्कुल, क्लब है। बिल्कुल। आज से 2-3 साल पहले पूरे पाकिस्तान में फ़ज़ल महमूद के नाम से एक टूर्नामेंट हुआ था। हम्म। उसका फ़ाइनल भी हम जीते थे, पाकिस्तान सही। क्रिकेट क्लब। तो ये एक आय अल्लाह ताला ने आज़म भाई को दी हुई है सही। प्लेयर्स को पहचानने की। और वो जिसके बारे में कहते हैं कि ये प्लेयर इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट हम्म। करेगा,
मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर वो प्लेयर मेहनत साथ करता रहे तो वो पाकिस्तान से खेला है। सही। अच्छा, आपने जिक्र किया आई, वो तो है, सिर्फ ये पहलू तो नहीं होगा ना, कुछ और भी इसकी जो है वो बिहाइंड थिंग्स होंगी कि जो स्ट्रगल होती होगी, यकीनन साथ में वर्क करते होंगे, सपोर्ट होती होगी, तो इस तरह की भी कोई चीज़ है? बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर आप यूं कहें कि जब हमने नई नई क्रिकेट स्टार्ट की थी तो हमें ये तो नहीं पता था ना कि हमें किस डिपार्टमेंट से खेलना है सही। या कहाँ खेलना है, और आपको एक बैक ऑफ द स्क्रीन कह लें, एक ऐसे बंदे की ज़रूरत होती है जो आपको बैक करते रहें। सही। अब मेरे ख्याल से आज़म भाई कराची के प्लेयर्स के लिए या पीसीसी के लिए, हमारे क्लब के लिए एक दीवार हमेशा से थे और हैं माशाल्लाह से अभी भी, माशाल्लाह। कि वो प्लेयर्स को बैक करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं हर सही। हिसाब से। और ज़ाहिर है प्लेयर को अगर आप बैक मिलती है तो ऑटोमेटिकली वो फिर उनका दिल भी बड़ा होता है, अच्छा, परफॉर्म भी ये जो करते रहते हैं। बैक आपने जिक्र किया है, ये एक होप की, उम्मीद की, सपोर्ट की सूरत में तो होती है, फाइनेंशियली सपोर्ट भी होती है इसमें? वो बिल्कुल करते हैं। वो मतलब अगर कोई एक इस तरह का प्लेयर हो जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, तो हमारा बेसिकली जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब है सही। वो एक फैमिली है। बिल्कुल। हम सब प्लेयर्स ज़रूर हैं लेकिन सब एक तरह से हमारी पूरी फैमिली, हम साथ बैठते हैं, सही। साथ प्रैक्टिस करते हैं। और जो हमारे सीनियर्स हैं, आज़म भाई हैं, उन्होंने जी। हमारी हेल्प की। हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने हमारी हेल्प की है। सही। अब क्योंकि हम सीनियर्स बने हैं तो जो जूनियर्स हैं हम उनकी हेल्प करते हैं। बिल्कुल। तो ये पूरी एक फैमिली है जो माशाल्लाह से चलती हुई आ रही है। सपोर्टिव सबका बिल्कुल, जो है रोल होता है। अच्छा हमजा भाई, आप जब अंडर 19 क्रिकेट में आए तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग में तो टॉप आप नहीं किया हुआ था, तो फिर एक मखसूस कैंप लगाया गया, एक स्पेशल कैंप लगा था कि जिसको वसीम अकरम हेड कर रहे थे और उसके साथ यंग फास्ट बॉलर्स का कैंप लगा, तो उसकी कुछ आप यादें शेयर करना चाहें, कोई चीज़ रिकॉल होती हो? बिल्कुल मुझे याद है। वसीम भाई मेरे हमेशा से एक तरह से यूँ समझ लें कि अगर मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया, क्योंकि मैं लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर हूँ, तो मैं सही। वसीम भाई की वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता था और मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं उनके कोचिंग में एक कैंप करूँ, कि कुछ ना कुछ सीखूँ उनसे। सही। तो 2015 में एक कैंप लगा था हमारा फास्ट बॉलर्स का। सही। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं किसी तरह से अपनी बॉलिंग से वसीम भाई को इम्प्रेस करूं। तो हम 8-10 फास्ट बॉलर्स थे, तो सही। उसमें हमने बॉलिंग की। वसीम भाई हम सबको देख रहे थे। ठीक है। तो उसी शाम को वसीम भाई ने जब प्रेस वाले आए थे तो वसीम भाई से उन्होंने पूछा कि आपको कौन सा फास्ट बॉलर ऐसा लगा जिससे आप इम्प्रेस हुए या जिसकी बॉलिंग आपको पसंद आई है। तो वसीम भाई ने मेरा नाम लिया था। सही। तो इतने बड़े बॉलर की तरफ से अगर आप को मीडिया में वो ये कहें कि मुझे मीर हमज़ा इम्प्रेसिव लगे, तो मेरे ख्याल से एज ए बॉलर या एज ए क्रिकेटर आपकी खुशी का बिल्कुल, एक बड़ी अलग ही लेवल अचीवमेंट होता है, है। बिल्कुल। बड़ी अचीवमेंट है। सही। अच्छा, हमने मीर हमज़ा को जो है फास्ट बॉलिंग में देखा कि एक एग्रेसिव फास्ट बॉलर है। T20 लीग्स पूरी दुनिया में आपने खेली हैं, डेब्यू आपका हुआ टेस्ट क्रिकेट में, तो आप पर्सनली कौन सी क्रिकेट एंजॉय करते हैं? टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा एंजॉय करते हैं या T20 क्रिकेट एंजॉय करते हैं? मेरे ख्याल से सारी क्रिकेट का अलग मज़ा है। अगर आप रेड बॉल क्रिकेट की बात करें तो उसमें आपका पेशेंस का टेस्ट होता है, बेसिकली आपकी फ़िटनेस का टेस्ट होता है। बिल्कुल। और बैट्समैन वहाँ पे खुद आउट नहीं होता, सही। बैट्समैन को आपको आउट करना पड़ता है। बिल्कुल। तो रेड बॉल का अपना मज़ा है, स्पेशली जो मैं 2-3 टेस्ट मैचेस खेला हूँ उसमें आपकी क्वालिटी और बैट्समैन की क्वालिटी का पता चलता है। सही। क्योंकि उन्होंने आउट नहीं होना होता, आपने उनको आउट करना होता है। बिल्कुल। सिंपल सी बात यही होती है। सही। तो इसका एक अलग ही मज़ा है। आप दोनों के स्किल्स का बेसिकली टेस्ट होता है। और अगर बात आप वनडे या T20 क्रिकेट की करें तो ये फिर बहुत प्रेशर वाली क्रिकेट होती है। बिल्कुल। बहुत इंटरटेनिंग क्रिकेट होती है, क्राउड बहुत ज़्यादा होता है और कम वक्त में आपको डिसीजन लेना होता है। और सही। उसमें टेंशन, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। सही। आपका एक ओवर जो है ना आपका पूरा गेम चेंज कर सकता है। बिल्कुल। तो ये T20 का फिर और ज़्यादा मज़ा है, स्पेशली सही। फिर आप अगर PSL खेल रहे हो
जहाँ पे शहरों की आपस की क्रिकेट होती है। बिल्कुल। आधी आधी जो क्राउड होती है, जैसे अगर मैं कराची किंग्स से खेल रहा हूँ तो वो कराची को सपोर्ट कर रही होती है, आधी क्राउड जो है वो दूसरी टीम को सपोर्ट कर रही होती है। तो इस कंपटीशन का फिर एक अलग ही मज़ा होता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने पीएसएल का जिक्र किया, तो पाकिस्तान सुपर लीग के आपने जो है वो मोस्टली एडिशंस खेले हैं माशाल्लाह, और दीगर डिफरेंट इंटरनेशनल लीग्स भी आपने खेली हैं कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ की लीग्स हैं। तो आप एक्सपोजर वाइज, स्टैंडर्ड वाइज और फाइनेंशियली किस तरह रेट करते हैं कि कौन सी लीग जो है वो वर्ल्ड की टॉप क्लास लीग है? मेरे ख्याल से अगर आप बाकी लीग्स भी देखें, पीएसएल को भी इनसे कंपेयर करें, और जिस तरह व्यूवरशिप आती है पीएसएल की, बिल्कुल उसमें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़ाहिर सारा इंटरनेट पे होता है। पीएसएल की बहुत तगड़ी व्यूवरशिप आती है, पूरी दुनिया फॉलो करती है उसको। बिल्कुल। और अगर बात क्वालिटी की करें, कंपटीशन की करें, तो आप अगर लास्ट ईयर, बाकी सारे साल को तो चलो आप छोड़े, लास्ट ईयर की आप कंपटीशन उठाएं, जो मैचेस हुए हैं, इवन आखिरी फाइनल मैच में भी आप देख लें कि आपको पता नहीं चलता था आखिरी मैच तक, आखिरी बॉल तक कि क्या हो सकता है। तो इससे आपका कंपटीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं दोनों टीमों का। आप कराची किंग्स को उठा लें कि वो पहले ही राउंड में बाहर हो गई, लेकिन हर मैच में आखिरी ओवर तक मैच गए हैं, आखिरी बॉल तक भी मैच गए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीएसएल की जो टीमों की आपस में कंपटीशन है, तो कितना ज़्यादा और कितनी ज़्यादा लोगों को एंटरटेनमेंट मिलती है। बिल्कुल। तो इस वजह से पीएसएल का मेरे ख्याल से एक अलग ही मज़ा है। पीएसएल का अलग मज़ा तो है, लेकिन इन डिफरेंट लीग्स के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो आप कौन सी लीग को जो है वो टॉप पे फर्स्ट सेकंड थर्ड रेट करेंगे? किस तरह से रेट करेंगे? काउंटी है, बिग बैश है, कैरेबियन है, श्रीलंकन लीग है, बांग्लादेश की लीग है, अब तो जो है वो यूएई भी लीग करा रहा है, और डिफरेंट कंट्रीज इस तरह के। तो 1 2 3 अगर आप रेट करें। मैं अगर लीग्स को अगर इस सेंस में कंपेयर करूं कि किस लीग के मैचेस कितने तगड़े हुए हैं, अगर आप बीपीएल उठा लें, बिग बैश उठा लें, ये इंग्लैंड की जो ब्लास्ट हो रही है, सही, और फिर आप पीएसएल उठाएं, सही, तो एक तो आपको पीएसएल की जो मैचेस का जो जितना एक्सट्रीम टेंस पे मैचेस गए हैं, बिल्कुल वो आपको सारे लीग से डिफरेंट मिलेगी। बिल्कुल। ठीक है, ऊपर से आपकी फास्ट बॉलिंग का जो स्टैंडर्ड है वो आप उठा लें सही, कि पीएसएल में फास्ट बॉलिंग का स्टैंडर्ड पूरी दुनिया से डिफरेंट है। बिल्कुल आपके पास 140 फास्ट बॉलर्स, हर टीम में 2 2 3 3 मौजूद हैं, 150 प्लस भी इवन हैं। 150 प्लस पे भी फास्ट बॉलर्स गए हैं। और आप अगर फिर सीम एंड स्विंग बॉलर्स उठा लें कि जिनकी पेस 140 से कम होगी, लेकिन वो अपनी सीम और स्विंग से, इवन ये पाकिस्तान की पिचेस ज़्यादातर बैटिंग फ्रेंडली होती है, ऐसा ही। उसमें भी T20 में भी उन्होंने बैट्समैनों को सर्कल में उनके लिए मुश्किल की है और उनको आउट किए हैं। आप तो उन्हीं में से एक हैं जी, मैं हो कि गया, आपकी सीम जो है वो देखते बाकी रहे भी पूरा काफ़ी पीएसएल लड़के में। हैं। तो ये इसका एक अलग मज़ा है। और फिर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप बाकी लीग्स में भी बिल्कुल टैलेंट हर साल आता होगा, लेकिन पीएसएल से हमें हर साल 6 से 7 प्लेयर्स ऐसे मिलते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए रेडी होते हैं। बिल्कुल इस साल आप उठा लें, काफ़ी लड़के, साइम अयूब हो गया, एहसानुल्लाह हो गया, ज़मान खान हो गए, इस तरह के काफ़ी 6 7 लड़के आपके जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए रेडी होते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जितने भी लड़के हैं, ये जिस तरह इंटरनेशनल में आते हैं परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पीएसएल की लीग का जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल क्रिकेट वाला स्टैंडर्ड है। बिल्कुल। इसी वजह से वो इतना डिफरेंस फील नहीं करते जब वो पीएसएल से इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न है। और हमारी बॉलिंग भी जो है वहाँ से बड़ी इम्प्रूव हो रही है, और डिफरेंट जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं बैट्समैन, तो कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर पाते हैं। आप देखते हैं कि जो 1 2 3 रन स्कोरिंग में भी होते हैं टॉप स्कोरर्स, वो भी पाकिस्तान के प्लेयर्स ही होते हैं मोस्टली। तो हमारी बॉलिंग जो है वो इस चीज़ का भी एक, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग स्पेशली इस चीज़ का भी सबूत देती है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स डिफरेंट कंट्री से लीग खेलने आते हैं तो वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे होते। आपने अपनी मोस्टली क्रिकेट, क्लब क्रिकेट से लेकर फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आ गए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, पाकिस्तान सुपर लीग,
इवन इंटरनेशनल डेब्यू भी सरफराज अहमद के अंडर किया है। सरफराज अहमद के पाकिस्तान को आपने एक चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जितवाया हुआ है। एज अ कैप्टन आपने कैसा देखा है सरफराज अहमद को? देखें, अगर आप सरफराज भाई के 10-15 साल का करियर उठाएं, उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवा के दिया है। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है। T20 रैंकिंग में पाकिस्तान फर्स्ट पोजीशन पे आई है। तो ये तुक्का नहीं है। आप एक सीरीज जितवा सकते हैं, 2 जितवा सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज आप लगातार नहीं जितवा सकते। मैं सरफराज भाई के साथ शुरू से खेलते हुए आ रहा हूँ, बिल्कुल, और मुझे पता है कि टैक्टिकली सरफराज भाई बड़े कैप्टन थे। उनको जीनियस, उनको पता होता था कि आगे क्या कंडीशन आएगी, मैच की सिचुएशन कहाँ जाएगी, और किस बैट्समैन को मैंने कैसे आउट करना है, मैंने किस बॉलर से कौन सा ओवर करवाना है। तो ये उनको इस पे बड़ा कंट्रोल था। और इसी वजह से आप देखें कि दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को सरफराज भाई ने सीरीज, अब पाकिस्तान को सीरीज जितवाई है। बिल्कुल, स्पेशली आप अगर जब सरफराज भाई कैप्टन बने तो ये शदाब, हसन अली वगैरह जितने भी थे, ये बिल्कुल नए थे। हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने 100 मैचेस खेले हुए थे, या भी बड़े एक्सपीरियंस बॉलर थे, नो डाउट बड़े स्किलफुल प्लेयर्स थे। लेकिन उस वक्त सरफराज भाई कैप्टन थे, उनको पता था कि मेरे बॉलर्स में क्या स्किल है, और मैं किस ग्राउंड पे मैच खेल रहा हूँ, किस टीम के अगेंस्ट खेल रहा हूँ, और मुझे ऑपोजिशन से मैच कैसे जीतना है। तो एज ए कैप्टन, एज ए लीडर, अगर आपको ये चीज़ें पता होती हैं तो आप बहुत बड़ा डिफरेंस डालते हो। बिल्कुल। और ये आप अगर बाकी प्लेयर्स जो उनके साथ खेले हैं उस टेनोर में, मेरे ख्याल से सारे प्लेयर्स यही बात करेंगे कि एज ए कैप्टन सरफराज भाई का जो दिमाग चलता था वो, मतलब वो एज ए कैप्टन बहुत बड़े कैप्टन थे, टैक्टिकली भी, और मैच को चेंज भी करते थे उस हिसाब से। और गॉड गिफ्टेड कैप्टन थे आप, बिल्कुल, अगर इसको हम सम अप करें, बिल्कुल, तो गॉड गिफ्टेड। अच्छा, कैप्टनसी की तो हमने बात की, प्लेयर कैसे हैं सब जानते हैं, माशाल्लाह हमारे हीरो हैं वो। एज अ पर्सन, बीइंग अ ह्यूमन, आपने उनको कैसा पाया है, कैसे इंसान है? मेरे ख्याल से ये सवाल मुझसे काफ़ी जगह हुआ भी है, क्योंकि सरफराज भाई ग्राउंड में बहुत एग्रेसिव होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो फाइटर हैं, फाइटर सभी हैं, लेकिन वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं ग्राउंड में। लेकिन जिस तरह वो ग्राउंड से बाहर आते हैं, वो बिल्कुल फ्रेंडली हो जाते हैं। अच्छा। वो जूनियर्स के साथ जूनियर की तरह रहते हैं, सीनियर्स के साथ सीनियर्स की तरह रहते हैं, और वो आपको फील ही नहीं करने देते कि वो कितने माशाल्लाह से बड़े प्लेयर हैं या वो कैप्टन है। वो आपके साथ एज ए प्लेयर रहते हैं, एज ए फ्रेंड रहते हैं। तो उनकी इस बिहेवियर या इस तरह की इंसानियत के सारे ही फ़ैन हैं, और सब लोग उनके साथ उठते बैठते हैं। उनका दिल करता है, क्योंकि वो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनको ऐसे अखलाक दिए हुए हैं कि जब कोई उनके साथ, सारे हम प्लेयर्स साथ ही बैठते हैं, तो जब भी बैठते हैं घंटों हमारी गपशप लगती है, एंजॉय करते हैं उसको। माशाल्लाह। तो बहुत सारी मोहब्बतें जी सरफराज अहमद के लिए, और सरफराज भाई आपके लिए बहुत सारी मोहब्बतें हमारी तरफ से भी। अच्छा, आपने एक बार जिक्र किया था कि आप लोग मरी जा रहे थे और सरफराज अहमद आपके साथ मौजूद थे, इमाम उल हक गाड़ी चला रहे थे, तो वो ज़रा स्टोरी हमारी भी ऑडियंस को बताएं आप, कि वो महरूम ना रह जाए इससे। आज ही ये हमारा कश्मीर में एग्जीबिशन मैच था। सही। तो हम लाहौर से कश्मीर की तरफ जा रहे थे, मैं, इमाम और सरफराज भाई, असद भाई थे, असद शफीक और शान मसूद, हम 5 लड़के जा रहे थे गाड़ी में, बाय रोड। तो जिस तरह हम मरी पहुंचे, तो ज़ाहिर आपको पता है मरी में पहाड़ी रास्ते हैं ज़्यादातर। तो इमाम गाड़ी चला रहा था, तो क्योंकि वो गाड़ी बड़ी थी, V8 थी इमाम के पास, तो ऐसे पहाड़ में ऐसे भी रास्ते आ रहे थे, डाइवर्जन आ रही थी, कि जिसमें आपको गाड़ी एक बारी में आप जो है ना गाड़ी को टर्न नहीं कर सकते। तो उसको आपको रिवर्स पे जाना होता था, फिर आप गाड़ी को पूरा टर्न करते थे। ठीक है। तो एक इस तरह की भी जो है वो रोड इस तरह टर्न हो रहा था पहाड़ के ऊपर, के सामने खाई थी। तो हम जिस तरह इमाम ने गाड़ी टर्न की, तो इमाम ने
रिवर्स घेर मारना था कि ताकि गाड़ी थोड़ी सी रिवर्स करके फिर नीचे वापस आए। तो जिस तरह इमी रिवर्स घेर के लिए गाड़ी उन्होंने घेर शिफ्ट किया, तो वो रिवर्स की जगह उन्होंने न्यूट्रल पे गाड़ी कर दी। तो इमाम बैक मिरर में देखने लग गए। हम भी बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए थे, तो हमें फील हुआ कि गाड़ी पीछे नहीं जा रही, गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। सही। तो उस दौरान अचानक सरफराज भाई ने आवाज लगाई इमाम को कि इमाम ब्रेक मारो। वो बहुत जोर से आवाज लगाई और इमाम ने आगे नहीं देखा और सरफराज भाई की आवाज। हाँ, उसने डायरेक्ट ब्रेक मार दी। तो लिटरली आप यूं समझे कि उस वक्त शायद एक आध सेकंड का ही फर्क था कि अगर वो सही वक्त पे ब्रेक नहीं मारते तो शायद गाड़ी ने नीचे खाई में गिर जाना था, कौम को बड़ा नुकसान हो जाता। तो ये चीज जब हुई तो हम 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल सारे सुन हो गए थे कि ये क्या हुआ ना। तो फिर हम आपस में बातें करने लग गए कि सच सच बताओ आज सुबह सदका किसने दिया है क्योंकि मेरे ख्याल से सदके ने ही बचाया। फिर ये खैर उसके बाद हमने बड़ा एंजॉय किया, यही टॉपिक चलता रहा है आखिर तक। लेकिन वो बड़ी उस सिचुएशन में जब इमाम ने दोबारा ब्रेक मारा है तो हमने जब आगे यूं देखा है तो बिल्कुल कुछ सेंटीमीटर्स रह गए थे, कुछ सेंटीमीटर्स का ही जो है वो फासला रह गया था, नहीं तो पता नहीं जो है वो बड़े नुकसान से जो है वो कौम का बड़ा नुकसान हो जाना था उस दिन। तो सदका तो यकीनन देते ही आपने दिया ही होगा, लेकिन आप सबके साथ जो है वो बड़ी दुआएं भी लोगों की साथ होती हैं माशाल्लाह। सब हमारे हीरोज एक साथ मौजूद थे, तो बड़ी सारी दुआएं आप सबके लिए। हमने देखा हमजा भाई कि आप कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करते आ रहे थे। आप बीइंग अ प्लेयर इस चीज़ को कैसे कंटेन करते हैं? इंसान मुसलसल परफॉर्म कर रहा हो लेकिन उसकी सिलेक्शन ना हो रही हो, तो ये किस तरह से इस लम्हे से खुद को जो है वो इंसान आगे गुजार सकता है कि यंगस्टर्स को भी पैगाम मिले और आप भी शेयर करें? किस तरह से इस चीज़ को आपने कंटेन किया? मेरे ख्याल से तला, अगर मैं अपने क्रिकेट करियर की पूरी बात करूं, माशाल्लाह से मुझे तकरीबन 13-14 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए। सही। अब पहले क्रिकेट में जब मैं अंडर 19 खेला, फिर उसके 1-2 साल बाद क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंसेस चल रही थी, पाकिस्तान ए में आया, फिर पाकिस्तान की टेस्ट टीम में आया, फिर मैं शुरू PSL के पहले 3 एडिशंस और फिर बिल्कुल जो है मेरा डाउनफॉल आ गया। पाकिस्तान की टेस्ट टीम से ड्रॉप हो गया, PSL से बाहर हो गया और पाकिस्तान शाहीन या पाकिस्तान ए की जो टीम्स होती थी उनसे भी बिल्कुल बाहर हो गया। सही। 1 साल 2 साल इस तरह की सिचुएशन आई कि मैं सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था, लेकिन क्योंकि मैं PSL नहीं खेल रहा था, तो आपको पता है PSL में ज़्यादा लाइमलाइट मिलती है, हाईलाइट ज़्यादा प्लेयर हाईलाइट होता है। तो मैं एक तरह से बिल्कुल जो क्रिकेट के सर्किट की बात करें या जो टॉप प्लेयर्स होते हैं कि जो रिकमेंडेशन में होते हैं कि इसने पाकिस्तान के लिए खेलना है, उन सारी चीज़ों से मैं बिल्कुल साइड पे। वो बड़ा ही मुश्किल टाइम था मेरे लिए। और अगर आप मेहनत की बात करें तो मेहनत मेरे ख्याल से जब मैं पहले करता था उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा था। सही। लेकिन आपको कहीं ना कहीं से आपके कानों में ये बात आ रही होती थी कि यार अब इसका टाइम पूरा हो गया, अब इसको साइड पे कर दें। लेकिन आपकी अंदर एक बस आग, मेरे ख्याल से आग जल रही होती है कि मैं कैसे बाहर हो सकता हूँ, या मैं तो इस लेवल के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं तो इससे बहुत ऊपर लेवल में जा सकता हूँ और वहाँ परफॉर्म कर सकता हूँ। फिर 1 साल नहीं 3-4 साल से जब आप बिल्कुल बाहर होते हो और फिर जब आप पे इतना प्रेशर होता है लोगों का और ऑफिशियल्स का, जब आपके कानों में इस तरह की नेगेटिव बातें तो वो आपको अंदर से मार रही होती है। अल्लाह ताला आपके सब्र का भी इम्तिहान लेता है। बिल्कुल। आपको देखता है कि आप जब गिरते हो तो फिर आपका कितना बिलीव है, आप कितनी मेहनत करते हो, आपके अंदर कितनी अंदर आग जल रही है ऊपर जाने के लिए। तो अचानक ही विद इन डेज, मैं वीक्स भी नहीं कहूँगा, सही, विद इन डेज, क्योंकि उन दिनों कोविड का बड़ा चल रहा था, विद इन डेज मैं अचानक PSL के रिजर्व में आया। सही। और मैं 4 सालों से PSL में नहीं था। सही। और फिर मैं अचानक PSL की टीम में आया, कराची किंग्स में। और ये इस तरह का एक सीन चल रहा था कि सिर्फ कराची के ही अचानक 4-5 दिनों में 4 या 5 फास्ट बॉलर्स इंजर्ड हो गए थे या उनका कोविड पॉजिटिव आ गया था। तो जब अल्लाह ताला ने आपके लिए रास्ता बनाना होता है और तो फिर वो आपके लिए बनाता है। और नो डाउट इसमें अल्लाह ताला ने
वसीम भाई को, वसीम अकरम को जरिया भी बनाया, क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी फाइट कर रहे थे सही कि मीर हमजा को कराची किंग्स की टीम में होना चाहिए। तो फिर मैं कराची किंग्स की टीम में आया और अल्लाह ने परफॉर्म करवाया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चारों मैचों में मुझसे परफॉर्म करवाया और एक मैच में मैं मैन ऑफ द मैच हो गया था। इवन मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट भी अगर हम जीते तो उसमें मैं मैन ऑफ द मैच था। सही। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से टोटल 9 से 10 दिनों में हुआ है। बिल्कुल। और इन्हीं 9-10 दिनों में अचानक पूरी दुनिया का मेरे बारे में एक परसेप्शन चेंज हो गया कि यार ये तो वाइड बॉल का स्पेशलिस्ट है, ये तो बड़ा अच्छा बॉलर है, ये तो वही, ये वो लोग हैं सारे जो आज से 10 दिन पहले कहते थे कि अब इसका करियर जो है वो फिनिश हो गया है। और वही लोग जो है मुझसे बात भी करने लग गए, मुझे ये भी कहने लग गए कि हमें पता था कि आप परफॉर्म करोगे। अब मुझे हंसी भी आती थी, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो आपको पता होता था कि अगर वाकई में किसी ने आपका साथ दिया तो अल्लाह ने दिया है। बेशक। और फिर इन चीज़ों की वजह से आपका अल्लाह पे बिलीव भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्रिकेट में ये जो दौर होता है ना, ये आपको लोगों की रियलिटी दिखाता है, और जब तक आपको लोगों की रियलिटी नहीं पता होती आप करियर में पीक पे नहीं जा सकते। तो अच्छा हमजा भाई, जैसा दौर होता है उसके वैसे ही तकाजे होते हैं। पहले दौर होता था कि मैच के बाद जो है वो गली मोहल्लों में, चौक चौराहों पे जो है वो बैठ के बहस हो रही होती थी कि यार ये प्लेयर बेस्ट है, नहीं नहीं ये बेस्ट है, नहीं नहीं ये बेस्ट है। अब सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे बहस होती है, सोशल मीडिया पर जो है वो तकरार चल रही होती है। एक तरफ होता है मोहम्मद आमिर का फ़ैन क्लब, दूसरी तरफ होता है शाहीन शाह अफरीदी का फ़ैन क्लब। दोनों हमारे हीरोज़ हैं, आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं, आप भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। आप क्या समझते हैं दोनों में से बेस्ट बॉलर कौन है? आप आज इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दें। मेरे ख्याल से ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है लेकिन अगर आप इस वक्त शाहीन को देखें तो नो डाउट वो वर्ल्ड क्लास बॉलर बने हुए हैं इस वक्त। पूरी दुनिया में उन्होंने परफॉर्मेंसेस के थ्रू अपनी एक दहशत बिठाई हुई है। बिल्कुल। और अगर आप मोहम्मद आमिर की बात करें तो वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। बिल्कुल है। अगर आप मुझसे पूछें मोहम्मद आमिर के हवाले से, तो जब वो 2009-10 में आए थे तो मैं उनकी बॉलिंग को एंजॉय भी करता था और देखता था, और मैं हमेशा उनको ये कहता था कि आप इस तरह की बॉल कैसे करते हैं। हमेशा से मैं मोहम्मद आमिर की बॉलिंग का बड़ा फ़ैन हूँ। सही। अभी भी मैं आमिर भाई को, मेरे साथ कराची किंग्स में थे, मैं उनकी बॉलिंग आज भी देखता हूँ। आज भी माशाल्लाह से उसी पेस से, वही रिदम, वही स्विंग के साथ बॉल करते हैं। और एक दिन मैंने देखी, दूसरे दिन, तीसरे दिन मैंने आमिर भाई से मजबूर होकर मैंने पूछा है कि ये जो आप फुल लेंथ इन स्विंग करते हैं इतनी पेस के साथ, ये कैसे करते हैं? सही। क्योंकि मेरी गुड लेंथ से मेरी बॉल अंदर आती है। बिल्कुल। तो ये उनकी एक नेचुरल चीज़ है। तो और उन्होंने मुझे उस हवाले से काफ़ी बताया भी कि मैं इस तरह करता हूँ, ये करता हूँ। तो दोनों की टोटली अलग क्लास है। सही। आप दोनों को एक साथ कंपेयर कर नहीं सकते। दोनों को आप नहीं कर सकते। दोनों अपनी जगह वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। बिल्कुल। और मैं खुद आमिर भाई को और शाहीन की बॉलिंग को, दोनों को बड़ा एंजॉय करता हूँ। इन दी एंड दोनों पाकिस्तान से काफ़ी खेले हैं, तो इसलिए मेरी दिल में इनके लिए रिस्पेक्ट भी ज़्यादा, क्योंकि दोनों ने पाकिस्तान के लिए बड़ा, अगर आप आमिर भाई की बात करें तो पाकिस्तान को बड़ी अचीवमेंट्स पाकिस्तान के लिए है उनकी। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल उठा लें, 2009 का T20 वर्ल्ड कप उठा लें, ये चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में फ्लैट पिच थी। मेरे ख्याल से अगर आमिर भाई का वो स्पेल नहीं होता 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित शर्मा, विराट कोहली और धवन को जो आउट किया था, बिल्कुल, तो ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इंडिया वो मैच इजीली जीत जाती, क्योंकि इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर आपको दोबारा मौका नहीं देते अगर आप उनको आउट ना करें। सही। वो स्पेल जितनी गुड लेंथ से आमिर भाई ने पहले रोहित शर्मा को इन स्विंग की आउट किया, फिर विराट कोहली को आउट स्विंग पे आउट किया, फिर धवन को आउट किया है, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी। बिल्कुल। और मैंने, बल्कि शायद पूरे पाकिस्तान ने उसकी बॉलिंग को बड़ा एंजॉय किया। सेम आप शाहीन की बात अगर करें तो शाहीन के पिछले 2 साल में, 3 साल में पाकिस्तान के लिए बड़ी अचीवमेंट्स हैं। बिल्कुल। आप एशिया कप के स्पेल उठा लें या वर्ल्ड कप के स्पेल उठा लें या और भी टेस्ट सीरीज़ हो गई, वनडे सीरीज़ हो गई है, तो दोनों वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। क्या बात है। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है तो अब बहस भी सोशल मीडिया पे ही होती है।
एक तरफ बहुत बड़ा फ़ैन क्लब होता है सरफराज अहमद साहब का, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है बाबर आजम का, दोनों हमारे हीरोज़ हैं। आपने दोनों की कैप्टनसी में जो है वो क्रिकेट खेली है, तो आप बीइंग अ कैप्टन दोनों में से किस कैप्टन को बेस्ट रेट करते हैं कि यार ये कैप्टन बेस्ट है? देखिए, दोनों की नेचर टोटली डिफरेंट है। अगर मेरे साथ, क्योंकि मैं कहूँगा कि सरफराज में मेरे सीनियर हैं, बिल्कुल। उनकी कैप्टनसी में मैं काफ़ी अरसे से इवन क्लब लेवल से खेलते आ रहा हूँ। आप बाबर की बात करें तो बाबर मेरे अंडर 19 बैच के साथ टीम मेट है मेरे। अंडर 19 वर्ल्ड कप से हम साथ खेलते हुए आ रहे हैं। सही। इवन हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी साथ खेले हैं। पाकिस्तान ए से भी काफ़ी हम लोगों ने सीरीज़ें साथ खेली हुई है। लास्ट ईयर PSL में बाबर मेरा कैप्टन था। सही। और थोड़ा मैं ये कहूँगा कि बाबर और मैं अंडर 19 से साथ खेलते हुए आ रहे हैं, तो उसकी वजह से बाबर को मेरी थिंकिंग का पता था कि मैं किस तरह का बॉलर हूँ और मुझे अपनी बॉलिंग में क्या फील्ड चाहिए होती है। तो जब मैं कराची किंग्स की तरफ से स्पेशली बहुत अरसे के बाद खेल रहा था, तो बाबर ने शुरू में ही मुझे कह दिया था कि मीरू, आपने अपनी फील्ड खुद लेनी है, आप अपनी बॉलिंग के कैप्टन खुद हो। सही। और मुझे आप पे भरोसा है, इंशाल्लाह आप परफॉर्म करोगे। क्या बात। तो एज ए कैप्टन या एज ए प्लेयर अगर आपको इतनी बैक मिले, और उन सिचुएशंस में कि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट में मैच खेला, जब मैं मुल्तान सुल्तान से मैच खेल रहा था, तो जब टिम डेविड बैटिंग कर रहे थे तो मेरे ख्याल से 3-4 ओवर रह गए थे। सही। अब मुझे मेरा एक ओवर बाकी था, तो मुझे उस वक्त ऐसा फील हुआ कि ये ओवर मुझे करना चाहिए। सही। और बाबर किसी और से ओवर करवाना चाह रहा था, तो मैं खुद बाबर के पास गया। मैंने बाबर को कहा कि बाबर, ये ओवर मुझे दे दो, ये मैं आपको इंशाल्लाह विकेट लेके दे दूंगा। सही। तो उन्होंने दोबारा सोचा भी नहीं, तो डायरेक्ट उन्होंने मुझे बॉल दी कि आओ आप बॉल करो। क्या बात। और फिर अल्लाह का करना कॉन्फिडेंस अपने प्लेयर्स हाँ जी, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो मैंने विकेट्स ले ली। और फिर वेरी नेक्स्ट मैच उनसे लाहौर कलंदर से मैच था, तो 2 ओवर में मेरे ख्याल से 32 रन रहते थे। तो बाबर दूसरे बॉलर से बॉल करवाना चाह रहे थे, वो मुझे 20वां ओवर देना चाह रहे थे। सही। तो वहाँ भी मैं बाबर के पास गया, मैंने कहा बाबर, ये ओवर मुझे दे दो, क्योंकि मैच का फैसला इसी ओवर में होना है। सही। तो ये मुझे करने दो। तो बाबर ने कहा कि नहीं, आप 20वां ओवर कर लो। तो और वो मुझे ये भी बेसिकली समझाना चाह रहे थे कि आपका वो एंड बन रहा है, क्योंकि मैंने उस एंड से 2 आउट किए हुए थे। सही। लेकिन मैं इंसिस्ट कर रहा था बाबर से, तो अगेन उन्होंने मुझ पर कॉन्फिडेंस वो शो किया है और मुझे बॉल दी है। और पहली बॉल पे मैंने हैरी ब्रूक्स को आउट किया है। फिर एक मेरे ख्याल से डेविड विजन ने मुझे छक्का भी मारा एक्स्ट्रा कवर। तो बाबर मेरे साथ में डॉप पे खड़े हुए थे और वो आप अगर वीडियो में भी देखें तो वो हंस रहे थे। तो मेरे पास आए और मैंने बाबर को कहा, बाबर क्या करना है? कह रहा है, यू आर द कैप्टन, आपको पता है आप बॉलर हो, आप एक्सपीरियंस बॉलर हो, सारे इख्तियारात दे दिए, आपको सारे इख्तियारात दिए हैं और मेरी बैक आपके साथ है, मेरी बैक आपके साथ है, कोई मसला नहीं है। सही। इवन वो छक्का खाने के बावजूद भी वो मुझे बैक कर रहे थे कि कोई मसला नहीं है, रन दे दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अपनी फील्ड लो जिस पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, अपनी फील्ड लो, अपनी बॉल करो। तो मेरे ख्याल से एज ए कैप्टन अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस मिल रहा और रिदम भी बड़ा अच्छा बना हुआ था, अगली बॉल पे डेविड वीज़ा आउट हुआ और फिर लगातार 3 बॉलें मैंने शाइन को की जो कि डॉट हो गई थी, तो पूरा मैच ही चेंज हो गया जिसमें मैन ऑफ द मैच बना। बिल्कुल। तो बाबर की कैप्टनसी को भी मैंने बड़ा एंजॉय किया है और सरफराज भाई की कैप्टनसी को भी बड़ा एंजॉय किया। क्या बात है। अच्छा हमजा भाई, माशाल्लाह आपने दुनिया भर में क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल लीग्स, सारी क्रिकेट खेली है। कौन सा ऐसा बैट्समैन है जब वो सामने आता है तो आप कहते हैं यार कि ज़रा ये सामने ना ही आए तो बेहतर है, या जिसको बॉल करना, जिसको ओपोज करना जो है ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो कौन सा ऐसा प्लेयर आपको लगता है? मेरे ख्याल से अगर मैं पाकिस्तान की बाबर की बात करूं, तो उनको जब मैं बॉल करता हूं तो उनके पास बहुत सारे शॉट्स हैं। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा शॉट्स हैं और वो कुछ शॉट्स आपको वो मारते हैं कि जिन पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते कि आप उनको ऑफ स्टम्प के बाहर बॉल करोगे, ऑफ स्टम्प की फील्ड लेके, तो वो वहाँ से आपको यूं मिड विकेट मार देंगे। तो आपके कहीं दिमाग में भी नहीं होगा कि ये शॉट इस पिच पे कैसे लग सकता है। सही। तो बाबर को मैंने काफ़ी बॉलिंग की हुई है,
क्या बात तो वो एक ही बॉल को 2-3 जगहों पे शॉट मार सकते हैं। तो आपको ना उसके लिए एज ए क्रिकेटर फील्ड लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही। टीवी पे शायद वो थोड़ा डिफरेंट लगता हो कि यार ये तो बड़ा इजी लग गया, लेकिन टेक्निकली आप जब किसी बैट्समैन को बॉल कर रहे होते हो तो एक आध या 2 वीक पॉइंट्स होते हैं। अगर वो ऑफ स्टंप पे अच्छा है तो लेग स्टंप पे फंसता है। सही। इस तरह अभी भी मैं PSL में बाबर को मैंने एक बॉल की जिसमें बाबर ने 3 रन बनाए थे। सही। वो लेंथ बॉल जो मिडिल एंड ऑफ पे पड़ी थी, बाबर को पता था कि ये सामने फील्ड पैक है, तो बाबर ने मिड ऑन और मिड विकेट पे ये शॉट मारा है जो मेरे ख्याल से आप दुनिया के जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं इवन उनके पास भी ये शॉट नहीं है जितने इजीली बाबर ने टाइम किया है और वो शॉट मारा है। तो मेरे ख्याल से बड़े मुश्किल प्लेयर है। और मैंने अगर T20 में बैट्समैनों को बॉल की है, अगर मैं कहूँ कि आखिरी ओवर्स में अगर डेंजरस प्लेयर कोई है तो आज़म है। आज़म बहुत डेंजरस प्लेयर है। क्या बात है। उनके शॉट में बहुत ज़्यादा पावर है, बॉल को बहुत जल्दी पिक करते हैं। सही। तो अगर आप किसी प्लेयर की बात कर रहे होते हैं कि मैं इसको ऑफ स्टंप के बाहर फंसा दूंगा या मैं इसको आखिरी ओवर्स में लेग स्टंप की फील्ड लेके ये टांग पे और करूंगा, तो आपके माइंड में चीज़ें चल रही होती है। अगर आप किसी भी प्लेयर से बॉलर से पूछेंगे कि आप आजम के लिए क्या फील्ड लेंगे तो वो थोड़े देर के लिए डाउट में आ जाएंगे, क्योंकि उनका कहीं भी छक्का वो कहीं भी छक्का मार सकते हैं। क्या बात है। अगर वो स्लो वन पिक करेंगे तो वो छक्का ही है। अगर आप उसको यॉर्कर करेंगे, थोड़ी सी भी वो परफेक्ट यॉर्कर नहीं भी और फुल टॉस हो गई या लेंथ बॉल हो गई तो वो बाहर ही जाएगी। क्या बात है। तो वो बहुत आजम डेंजरस प्लेयर है और मैच विनिंग प्लेयर है। आप उनकी PSL में वो उठाएं, रिकॉर्ड उठाएं, आजम ने सिंगल हैंडेडली 15-15 रन के रिक्वायर्ड रन रेट से अपनी टीम को मैचेस जितवाए हुए। बिल्कुल। तो इससे आप उनकी उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने अच्छे प्लेयर हैं, कितने हार्ड हिटिंग प्लेयर हैं और मैच को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। और सिर्फ हार्ड हिटिंग प्लेयर नहीं है, प्रॉपर बैट्समैन है, मैच को लेके चलते हैं। उनको पता है, उनको ये भी पता है कि अगर मैंने 2 ओवर में 6-6 रन बनाए ना तो अगले 2 ओवर में मैं 15-15 रन ले लूंगा। तो उनको अपने स्किल्स पे बिलीव है। तो एज ए बॉलर आप कहीं जो है ना वो प्रेशर में आ जाते हैं कि यार आजम को बॉल कैसे की जाएगी। क्या बात है। अच्छा हमजा भाई, माशाल्लाह अंडर-19 क्रिकेट खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, PSL खेला, पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट जो एक बहुत बड़ा एजाज़ है, टेस्ट क्रिकेट खेल ली। अल्टीमेटली गोल क्या है कि हम अगर देखें, हम अगर पूछें मीर हमजा कि आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं, 10 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं, तो अल्टीमेटली मीर हमजा का गोल क्या है? तला मेरी थोड़ी सी डिफरेंट सोच है। हो सकता है काफ़ी प्लेयर्स की भी मेरी तरह सोच हो। मैं हमेशा जो करंट जो प्रेजेंट मोमेंट होता है उसमें रहता हूँ। क्या बात है। और लाइफ को एंजॉय करता हूँ, क्रिकेट को एंजॉय करता हूँ। ज़बरदस्त। और स्पेशली जो क्रिकेट में हर प्लेयर के साथ अप्स एंड डाउन्स आती हैं, मेरे साथ आई तो मैं इस लेवल पे पहुँचा हूँ कि आपके करियर में पहले भी आती रही हैं और आगे भी आनी है जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हो। और जो आपके नसीब में लिखा हुआ है वो आपको मिलना है। बिल्कुल। और जो आपके नसीब में नहीं लिखा हुआ ना वो आपको नहीं मिलना। हाँ, उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप अपनी मेहनत करो, अच्छी डाइट रखो, डिसिप्लिन लाइफ गुजारो। तो इस वक्त आगे कोई भी मुझे क्रिकेट मिले, मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं उसको एंजॉय करूँ। बिल्कुल। और उसमें मैं उस टीम के लिए परफॉर्म करूँ। अगर आप मेरे अल्टीमेट गोल पूछेंगे कि एक ख्वाब होता है प्लेयर का, तो वो यही होगा कि मैं पाकिस्तान टीम को सर्व करूं, सिर्फ टेस्ट मैच में नहीं, वनडे क्रिकेट में भी, T20 क्रिकेट में भी सर्व करूं और परफॉर्म करूं, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करूं कि ताकि दिल में एक मेरे जो एक ख्वाहिश है कि मेरे नाम की एक लगी हुई हो बोर्ड पे कि हाँ मीर हमजा ने पाकिस्तान को ये मैचेस जितवाए हैं। क्या बात है। यही गोल है मेरा और इसी के लिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और जब भी मुझे पाकिस्तान के खेलने के लिए आगे मौका मिलेगा, कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान को जितवाऊँ। क्या बात है। अच्छा, इन दी एंड आपका ताल्लुक मेट्रोविल से, अनवर अली मेट्रोविल, तारिक हारून मेट्रोविल, और इस सराउंडिंग से बड़े प्लेयर्स आए। अगर मैं यूँ कहूँ कि पूरे पाकिस्तान में किसी एक इलाके से इतने प्लेयर्स शायद ना आए हों
कि बैक टू बैक प्लेयर्स आ रहे हैं, तारिक हारून, सईदुल्लाह टेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, वक्कास हारून, अनवर अली, मीर हमज़ा, मोहम्मद उमर, और मुसलसल ये प्रोसेस और ये सिलसिला चला ही आ रहा है। तो इतना टैलेंट कहाँ से आ रहा है? ये आप लोग जो है वो कहाँ से इतना टैलेंट ला रहे हैं? मेरे ख्याल से ये बात तो आपने वाकई सही की है कि मेट्रोविल में बड़ा टैलेंट है। बिल्कुल है। अगर आप मुझसे पूछें तो हम लोग जब छोटे थे तो तारिक भाई को, अनवर भाई को हम ग्राउंड में खेलते हुए देखते थे। सिर्फ हार्ड बॉल में नहीं, टेप बॉल में ये बड़े अच्छे प्लेयर्स थे अर्ली स्टेज में। तो हम उनको देखते थे और शायद वहीं से ही हमने टेप बॉल क्रिकेट स्टार्ट की। हमारे सीनियर्स हैं और तारिक भाई, अनवर भाई, वकास भाई जी, और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान से खेला। बिल्कुल। और अभी आप आगे देखें, उमर है। अब यंगस्टर्स में काफ़ी अच्छा माशाल्लाह से, पहले मेट्रोविल से इतने लड़के नहीं थे जितने अब आगे जो यंगस्टर्स आ रहे हैं। नाफे हो गया, एक प्लेयर है अकबर बड़ा अच्छा प्लेयर है। ज़ीशान ज़मीर जो है वो बड़ा अच्छा प्लेयर है। आगे एक ऑफ स्पिनर है, नवेद नाम है, वो ये अंडर सारे 19 JPL भी खेले हुए हैं, जी। जूनियर प्रीमियर लीग जो है अंडर 19 पाकिस्तान से खेले हुए हैं। और आगे आपको और बहुत सारे फास्ट बॉलर्स मिलेंगे जिन्होंने आगे इंशाल्लाह आना है, कराची से खेलना, पाकिस्तान से खेलना। बैट्समैन बड़े अच्छे मिलेंगे। मेरे ख्याल से मेट्रोविल के जितने भी लड़के हैं ये टेप बॉल बहुत ज़्यादा खेलते हैं। टीन एज में ये बहुत ज़्यादा टेप बॉल खेलते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो सुबह टेप बॉल खेलना स्टार्ट करते हैं तो वो शाम तक खेलते रहते हैं, नॉन स्टॉप टेप बॉल खेलते रहते हैं। वहाँ पे मेट्रोविल में हमारे 2-3 ग्राउंड है, वो खेलते हैं। उससे ये होता है कि जब आप बिल्कुल टीन एज में टेप बॉल खेलते हैं ना, तो आपकी टेक्निक और आपके वो बॉलिंग मसल्स या बैटिंग मसल्स बन चुके होते हैं। तो आप जब 15-16 साल की एज में आते हैं तो जब आप हार्ड बॉल खेल रहे होते हो तो आप बाकी प्लेयर से टोटली डिफरेंट लग रहे होते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रूम मैच्योर प्लेयर बन चुके होते हो। तो आप देखें जितने भी प्लेयर्स मेट्रोविल से आ रहे हैं वो, उनकी फील्डिंग भी अच्छी होगी, उनकी बैटिंग भी अच्छी होगी, उनकी बॉलिंग भी अच्छी होगी, फिटनेस भी अच्छी उनकी फिटनेस भी अच्छी, क्योंकि वो मसल्स डेवलप हो चुके वो होते हैं। अच्छा, ये तो आपने जितनी चीज़ें जिक्र की ये एक टेक्निकल और एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है, या इसका ताल्लुक हार्ड वर्किंग से? तो फैसिलिटीज़ भी हैं ऐसी कि यार जो है वो मुसलसल प्लेयर्स जो है प्रोडक्शन हो रही है? मेरे ख्याल से सिर्फ मेट्रोविल की नहीं, अगर आप पूरे पाकिस्तान की बात करें, क्रिकेट तो एक टोटली ये बात है क्या स्किल से खेली जाती है, एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है। आप किसी भी एरिया में जाएं, कराची में या पंजाब में या कहीं भी, हर एरिया में खेलने वाले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन 5-6-8 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो टोटली डिफरेंट खेलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो जब बचपन में उस टैलेंट के साथ टेप बॉल लगातार खेलते रहते हैं तो उनके वो मसल्स डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम हार्ड वर्क का नाम भी दे सकते हैं। लेकिन वो बेसिकली हम हार्ड वर्क कर नहीं रहे होते, हम शौकिया खेल रहे होते हैं। वो एक दिन में हम लोग 6-8 टेप बॉल के मैचेस खेलते थे, 6 ओवर के, तो उससे हमारे मसल्स डेवलप हो जाते हैं। तो जब हम 16-17 साल की एज में आते हैं तो हम प्रॉपर क्रिकेट प्लेयर बन चुके होते हैं। उसके बाद फिर हम हार्ड वर्क स्टार्ट करते हैं, अच्छी कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई। बिल्कुल सही। अच्छा, फैसिलिटीज़ का भी आपने जो है वो जिक्र किया कि फैसिलिटीज़ कैसी हैं, अच्छी हैं मेट्रोविल में? नहीं, बिल्कुल मेट्रोविल, देखिए टेप बॉल में आपको इतनी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। हार्ड बॉल में बिल्कुल अगर आप बात करें मेट्रोविल के जितने भी प्लेयर्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ग्राउंड है, जितनी आपको थोड़ी सी जिस हद तक आपको फैसिलिटीज़ मिल सकती है कि ग्राउंड अवेलेबल है, प्लेयर्स के पास, सबके पास अपना क्रिकेट गियर्स मौजूद हैं, और उसके बाद आपका हार्ड वर्क आता है। जितनी क्रिकेट में रिसोर्सेज चाहिए होती हैं वो प्लेयर्स के पास होती हैं। सही। तो हमजा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप दोबारा भी जो है वो हमें टाइम देंगे और दोबारा तशरीफ़ लाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। और आज हमारे गेस्ट थे मीर हमज़ा, पाकिस्तान के जो है एक बहुत टॉप क्लास फास्ट बॉलर और पाकिस्तान के एक क्रिकेट स्टार, और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, चिट चैट सुनी। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए मेहमान के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।